तो द लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी प्रिजर्व्स में अगर वेक्टर्स v1 v2 किसी वेक्टर स्पेस में v में है और स्केलर्स उसी अंडरलाइन फील्ड में है, सो t of c1 v1 plus c2 v2 becomes c1 t of v1 plus c2 t of v2. इन जनरल अगर हम टोटल n वेक्टर्स के लिए इसे डिफाइन करें तो n वेक्टर्स के लिए हो जाएगा c1 t of v1 plus cn t of v1. इसे सिंपली हम देख सकते हैं सिंपल इसमें दोनों प्रॉपर्टीज जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर होने के लिए वो अप्रूव होती है क्योंकि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर है. सो जब कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है तो उसमें दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वो हर एक एलिमेंट पर जो सम पर है अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई होता है. देन उसके बाद स्केलर मल्टीपल उसका जो कांस्टेंट स्केलर है वो बाहर आ जाता है. इस तरह c1 t of v1 plus cn t of v1 के तौर पे ये चीज आपके सामने आ जाती है. नाउ वी कंसीडर another theorem that is one of the important properties considered. अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस v to वेक्टर स्पेस w, एक linear transformation where V and W are any two vector spaces. So then T of any zero vector becomes zero. अगर किसी जीरो वेक्टर पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है तो रिजल्ट भी जीरो वेक्टर मिलता है. दिस एंड दिस दे बोथ आर वेक्टर्स, जीरो वेक्टर. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पार्ट बी में क्या कह रहा है? T of माइनस टाइम्स B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स T of B. चूंकि ये ऑपरेटर है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में डोमेन और रेंज दोनों के दोनों वेक्टर्स होते हैं. सो वेक्टर्स इस पे अप्लाई होगा और रिजल्ट में एक वेक्टर ही आपको मिलेगा. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज t of v minus w is equal to t of v minus t of w. सो इन तीन प्रॉपर्टी को सिंपल हम बेसिक रूल्स के तहत प्रूव कर सकते हैं और इनका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ सिंपल है. सबसे पहले पार्टी की अगर बात करें, हम ये जानते हैं किसी भी वेक्टर जो कि वेक्टर स्पेस में होता है उसको अगर हम जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें जीरो वेक्टर मिलेगा. तो any vector which is multiplied by any zero number gives a zero vector. So we have t of 0. t of 0 is actually ये zero जो है ये zero vector 0 into vector v के इक्वल है. So स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी जो लीनियर ऑपरेटर की जीरो बाहर आ जाएगा और t जो है वेक्टर पे अप्लाई होगा. फिर जीरो टाइम्स एनी वेक्टर अगेन t of t एक वेक्टर है. जीरो टाइम्स एनी वेक्टर अगेन v gives it gives zero vector. So t of zero vector is equal to zero vector. तो ये पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? t of माइनस टाइम्स v. ये सिंपल है. इस नेगेटिव फैक्टर को हम -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसे हम होमोजेनिटी भी कहते हैं, होमोजेनिटी के तहत -1 बाहर आएगा और t जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये डायरेक्ट फैक्टर पे अप्लाई हो जाएगा. तो इस तरह माइनस t of v हो जाएगा. ये सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह फुलफिल हो जाएगी, which is the second property. Now third property is a similar one. अगर सेकंड आपको समझ में आ गई बात तो थर्ड प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे लाइक t of v minus w. इसे हम लिख सकते हैं t of v plus minus times w. क्योंकि t एक लीनियर ऑपरेटर है तो लीनियर ऑपरेटर अलग अलग दोनों वेक्टर पे v पे भी और w पे भी अप्लाई होगा. तो जब t पे v पे अप्लाई होगा t of v आ जाएगा और w सेकंड वेक्टर पे अप्लाई होगा t of minus w आएगा और t of minus w लाइक t of minus v जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा. सो यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी वी से दैट t of v plus t of minus w becomes t of v minus t of w. So इस तरह थर्ड प्रॉपर्टी t of v minus w becomes t of v minus t of w के तौर पे आ जाएगी. तो इस तरह इन तीन प्रॉपर्टीज को हम बेसिक तौर पे जज कर सकते हैं. नाउ द सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम इमेजेस ऑफ बेसिस वेक्टर्स. आप जानते हैं बेसिस किसी वेक्टर्स के क्या हो? अगर आपके पास एक वेक्टर्स का सेट है v1 to vn, अगर वो वेक्टर स्पैनिंग भी है और वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैनिंग सेट भी है, तो इस तरह वो जो वेक्टर्स का सेट होता है वो बेसिस कहलाता है.
तो बेसिस वेक्टर की इमेजेस के थ्रू किस तरह हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे. The one of the remark is a linear transformation is completely determined by the images of the set of any set of basis vectors. So linear transformation को completely determine किया जा सकता है बेसिस वेक्टर के इमेजेस से. बेसिस वेक्टर का इमेज क्या होगा? हम ये जानते हैं अगर आप किसी फंक्शन की इमेज की बात करते हैं, x उसका डोमेन है तो f of x उस फंक्शन का इमेज कहलाता है. फंक्शन इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ फंक्शन एट x. इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है t लाइक अ फंक्शन एक मैपिंग है, सो t ऑफ v क्या कहलाएगा? t ऑफ v इमेज कहलाएगा, इमेज एट वेक्टर v. तो अगर आपके पास सपोज दैट इफ यू हैव if t is a linear transformation from vector space v to vector space w, and if v1 to vn are the set of any basis for v, v1 to vn ये एक ऐसा सेट है जो कि बेसिस है, बेसिस सेट है किसका? वेक्टर स्पेस v का. then t of v which is called the image of vector v of any vector v can be calculated from the images of the basis vector t of v1, t of v2, t of v3, t of vn. they are actually images. ये इमेज है. किसका इमेज है? इसमें जो वेक्टर अप्लाई हो रहा है उसका इमेज है. और ये सारे के सारे वेक्टर्स v1, v2 अप टू vn, ये सारे के सारे वेक्टर्स कौन से हैं? बेसिस सेट के वेक्टर्स. तो इन इमेजेस के थ्रू हम कंप्लीटली तौर पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि हमें याद रखना होगा. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, जिस वेक्टर, उस वेक्टर को हम बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे. वी कुड राइट the linear combination of the vector in the form of basis vectors where c1 to cn are all scalars which is in the underlying field. Then next step में इससे जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपने कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना है, c1 c2 c3 अप टू cn. इन कांस्टेंट्स को आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनते हैं चूंकि, और लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कई डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं. सिंपल अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी इचेलॉन फॉर्म उसकी बना लें और वहां से इचेलॉन फॉर्म से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के थ्रू भी वो फाइंड आउट हो सकता है. तो उस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेसिक फॉर्म क्या है? सबसे पहला स्टेप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है. लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद तमाम सीज को फाइंड आउट करना है, c1 c2 अप टू cn. नेक्स्ट स्टेप में इस लीनियर कॉम्बिनेशन में बोथ साइड ऑपरेटर टी अप्लाई करें. ऑपरेटर टी अप्लाई करेंगे सो ये v t of v हो जाएगा, और c1 v1 c1 t of v1 अप टू cn t of v1 हो जाएगा. तो बोथ साइड ऑपरेटर टी अप्लाई करने पर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. जब ये फॉर्म आ जाएगी तो आपके पास c1 c2 अप टू cn ये ऑलरेडी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके होंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको, इन सारी चीजों को, इन तमाम चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. अच्छा, आपको ये इमेजेस गिवन होंगे t of v1, t of v2, t of vn, जो बेसिस सेट के इमेजेस होंगे गिवन. देन इनका मल्टीपल जो होगा एट द एंड आपको क्या देगा, ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t of v प्रोवाइड करेगा. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें और बात क्लियर हो जाएगी. इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसीडर S which consists of three vectors v1, v2, v3 which is the basis for R3. S एक बेसिस है R3 का, where v1, v2, v3 ये R3 में मौजूद वेक्टर्स हैं. Let T be a linear transformation from R3 to R2. ये एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि स्पेस R3 से स्पेस R2 में जा रहा है. इसका मतलब जो इसके डोमेन में वेक्टर्स होंगे उसके कंपोनेंट्स 3 होंगे, और जो इसके कोर डोमेन या रेंज में कंपोनेंट्स होंगे उसके कंपोनेंट्स 2 होंगे. तो इस तरह जो इमेजेस आएंगी R3 पर, सारे इमेज 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर पे शामिल होंगे, सच दैट t of v1 is equal to 1 0,
T of V2 is equal to 2 -1 and T of V3 is equal to 4 3। ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स किसमें, चूंकि कंपोनेंट इसमें दो हैं, ये वेक्टर्स R2 में मौजूद हैं। तो इस तरह आपको गिवन क्या क्या है, आपको बेसिस सेट गिवन है, इसमें जो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किस स्पेस से किस स्पेस में जा रहा है, और आपको तमाम इमेजेस जो कि बेसिस सेट के हैं, T of V1, T of V2, T of V3, ये गिवन है। ये गिवन देने के बाद आपसे कहना है फाइंड द फॉर्मूला फॉर T of X वेयर X इज एनी वेक्टर। अगर X कोई वेक्टर है और चूंकि डोमेन है T इस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये वेक्टर कहाँ होगा, R3 में होगा। R3 में होगा तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, X1, X2, X3। So we have to find this linear transformation on vector X. So we have to find T of X1, X2, X3. Then use this formula, जो आपके पास फॉर्मूला आएगा इसका X1, X2, X3 की फॉर्म में, इस फॉर्मूले को यूज करके आपने कंप्यूट करना है T of 2, -T, 5। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपने फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने बेसिस वेक्टर कंसीडर करना है जो कि R3 के बेसिस वेक्टर्स है। देन लेट करना है आपके पास जो वेक्टर X है वो तीन कंपोनेंट X1, X2, X3 पर कंसिस्ट कर रहा है, मुश्तमिल है, X1, X2, X3। नाउ फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी बनानी, जिस वेक्टर का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, किसके, बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म। तो ये वेक्टर X है, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस सेट गिवन है, basis set का vector given है, so any vector of this space can be written in the form of the basis vectors। जनरल वेक्टर आप जानते हैं IJ के की फॉर्म में आप लिखते हैं किसी भी वेक्टर को। सपोज दैट एक वेक्टर है V और उसके कंपोनेंट है V1, V2, V3, या उसके कंपोनेंट आप सपोज कर लें A, B, C, तो उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी में कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू ए के प्लस ए आई प्लस बी के प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये आई जे के क्या है, ये आई जे के ये स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस। सो उसी थ्योरी को यूज करते हुए x को यहाँ पे लिख लिया C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। इसमें C1 C2 C3 कांस्टेंट्स हैं, सारे के सारे स्केलर्स हैं, और V1 V2 V3 ये सारे के सारे बेसिस वेक्टर्स हैं जो कि गिवन है। तो जो गिवन है ये V1 V2 V3 की वैल्यू प्रॉब्लम में, इन वेक्टर्स की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। C1 111 प्लस C2 110 प्लस C3 11100। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x की जगह जो कि वेक्टर है इसके कंपोनेंट फॉर्म को लिख दिया x1 x2 x3, और इन तमाम को जो राइट साइड में है इनको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि C1 तमाम वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह एक वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट फॉर्म में ये आ गया, उसकी इक्वालिटी में एक दूसरा वेक्टर C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉमा C1 प्लस C2 कॉमा C1। तो ये दो वेक्टर्स दे बोथ आर इक्वल। हम ये जानते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कंपोनेंट मस्ट बी। सो इसकी इक्वालिटी को कंसीडर करेंगे, और इक्वालिटी कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। x1 इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सो x1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। x2 इक्वल होगा C1 प्लस C2। सो x2 इक्वल होगा C1 प्लस C2। क्या, जबकि x3 इक्वल हो जाएगा C1। सो दिस x3 बिकम्स C1। तीन इक्वेशन आप किसी भी फॉर्म में इस ऑर्डर में लिख दें, या इसे 1 इसे 2 इसे 3 कह दें, नो इशू। तो C1 की वैल्यू आपको पता है which is equal to x3। नाउ इस C1 की मदद से आप C2 और C3 फाइंड आउट करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आप इसे सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, यू विल गेट C1 इज इक्वल टू x3 जो कि ऑलरेडी मौजूद था। C2 की वैल्यू आएगी x2 माइनस x3, जबकि C3 आएगा x1 माइनस x2। इस तरह आपके पास C1, C2 और C3, ये C1 C2 C3 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ
x1 x2 x3 जो कि कॉम्पोनेंट है वेक्टर का, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन स्टेप था जो कि आपको बेसिकली करना था। नाउ इस स्टेप के बाद इन तमाम C1 C2 C3 की वैल्यू को आपने कहाँ रखना है, आपने इस लीनियर कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3 की जगह अप्लाई करना है। लेकिन कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पुट ऑल C's इन इक्वेशन A वी है। इन तमाम C's को इक्वेशन A में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन ए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन की इक्वेशन ए क्या है, दिस इज इक्वेशन। इसमें C1 C2 C3 की जगह ये तमाम वैल्यूज जो C की हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में आपको x इक्वल मिल जाएगा x3v1 प्लस x2 माइनस x3v2 प्लस x1 माइनस x2 v3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने ऑपरेटर t अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद C1 C2 C3 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेटर अप्लाई करना है। जब आप ऑपरेटर अप्लाई करोगे t ऑफ x इक्वल हो जाएगा x3 टाइम्स t ऑफ v1, x2 माइनस x3 टाइम्स t ऑफ v2 एंड x1 माइनस x2 टाइम्स t ऑफ v3। यहाँ पे x1 x2 x3 ये स्केलर नंबर्स हैं सारे, चूंकि कंपोनेंट्स हैं तो स्केलर नंबर्स हैं, तो ऑपरेटर जब अप्लाई होगा तो स्केलर को क्रॉस थ्रू करके डायरेक्ट वेक्टर पे अप्लाई। अच्छा, चूंकि t ऑफ v1 t ऑफ v2 t ऑफ v3 ये इमेजेस हैं बेसिस वेक्टर्स के, और ये प्रॉब्लम में आपको गिवन दिए गए। t ऑफ v1 1 0 था, t ऑफ v2 2 माइनस 1 था एंड t ऑफ v3 4 3 था। ये प्रॉब्लम में गिवन था। तो इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप इन वैल्यूज को t ऑफ v1 t ऑफ v2 और t ऑफ v3 की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, ये आपके रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ चुका है। Here you have a required formula जो कि फर्स्ट स्टेप में कह रहे थे। अब इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करने को कह रहे थे वो आपने फाइंड आउट कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फाइंड आउट करने को कह रहे थे t ऑफ 2 माइनस 3 5 ये फाइंड आउट करना। इसे फाइंड आउट करने के लिए x1 आप 2 लेंगे, x2 आप माइनस 3 लेंगे और x3 5 लेंगे। जब इन वैल्यूज को आप रखेंगे, so you have x1 2 x2 minus 3 and x3 5। इन सारी वैल्यूज को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, here 5 minus 8 और 5 सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फॉर्म आएगी। जबकि ये 1 0 2 माइनस 1 एंड 4 3 ये इमेजेस ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं जो कि गिवन। देन एट द एंड सिंप्लीफाई करने के बाद क्योंकि वेक्टर की कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 9 23। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये सिंपल वे है जो कि बेसिस वेक्टर के थ्रू कंप्लीटली तौर पे किसी ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर ये सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें एक सेट है बेसिस वेक्टर v1 v2 और ये किसका बेसिस है, r2 का, स्पेस r2, वेयर v1 1 1 है और v2 1 0 है। दोनों वेक्टर्स जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है r2 टू r2, r2 से r2 पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है such that t of v1 1 minus 2 and t of v2 minus 4 1। सो इन सारी कंडीशन को गिवन रखते हुए जो कि पिछली प्रॉब्लम में काम किया था, फर्स्ट फाइंड द फॉर्मूला फॉर t of x1 x2, पहले फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, देन इस फॉर्मूले को यूज करके t of 2 minus 3 x1 की जगह 2 और x2 की जगह minus 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में किया था। तो इस तरह आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर लेंगे। दैट्स ऑल।